नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कपास की फसल से अधिक उपज लेने के लिए करें कीटों का समय पर नियंत्रण। पपीते की खेती करके कमाएं अधिक मुनाफा। किसान भाइयों, पिछले साल से कपास का बाजार भाव काफी अच्छा चल रहा है। ऐसे में जिन किसानों ने कपास की फसल लगा रखी है, उनकी फसल में कई प्रकार के कीटों का प्रकोप हो सकता है, जो फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप इस फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए समय समय पर कीटों से बचाने के उपायों को अपनाएं। तो किस प्रकार से करें कपास की फसल में लगने वाले कीटों का नियंत्रण, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रदेश के बहुत से किसान भाई अधिक आमदनी के लिए कपास की खेती करते हैं और अच्छा लाभ भी कमाते हैं, पर कभी कभी कीटों के कारण फसल में काफी नुकसान होता है। और जो किसान भाई समय रहते कीटों की पहचान करके नियंत्रण के उपाय करते हैं, उनकी फसल कीटों से होने वाले नुकसान से बच जाती है। चूँकि अभी मौसम बदल रहा है, ऐसे में फसल में कई तरह के कीट लगते हैं, जिसमें से एक सफेद मक्खी कीट। ये कीट कपास फसल की पत्तियों की निचली सतह पर रहकर रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देती है। ये कीट पौधों पर चिपचिपा पदार्थ छोड़ती है, जिससे फफूंद निकलने लगते हैं, जिससे काफी नुकसान होता है। सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण, इससे बचने के लिए उचित फसल चक्र अपनाएं और कीट नियंत्रण के लिए प्रति एकड़ 3 पीला ट्रैप खेत में लगाएं। यदि फसल में सफेद मक्खी कीट का अधिक प्रकोप हो जाए तो एसिटामाइप्रैड 40 ग्राम या एसिफेट 75 WP 800 ग्राम दवा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करके इस कीट से होने वाले नुकसान से फसल को बचा सकते हैं। माहू कीट, ये कीट हरे या हल्के पीले रंग का होता है। ये पत्तियों की निचली सतह का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देते हैं। इससे फसल को बहुत नुकसान होता है। इसके नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से इस कीट से निजात पाया जा सकता है। मिलीबग कीट, ये कीट पौधों के तने, शाखाओं, पत्तियों का रस चूसकर पौधों को कमजोर बना देती है। इसके नियंत्रण के लिए शुरुआती समय पर नीम के तेल के छिड़काव करके इस कीट से निजात पा सकते हैं। यदि इसका हमला गंभीर हो तो प्रोफेनोफॉस 500 मिलीलीटर दवा को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ में स्प्रे करें। पिंक वर्म कीट, अक्सर देखा जाता है कि इस समय कपास में गुलाबी सुंडी वाले कीड़े लग जाते हैं। ये कीड़े कपास की फसल में फूल निकलते समय अटैक करते हैं और फसल को खराब कर देते हैं। हालांकि कपास की फसल में फूलों की उपज नहीं होती, लेकिन इन फूलों पर बैठकर ही गुलाबी सुंडी वाली मादा तितली अंडे देती है। 60 दिनों के अंदर धीरे धीरे इन अंडों से कीड़े निकलते हैं और पूरी फसल को घेर कर कपास की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। इसके समाधान के लिए समय पर कीट नियंत्रण करना बेहद जरूरी है, जिससे फसल को हानि ना पहुंचे और कीड़ों को समय पर नष्ट किया जा सके। ऐसे करें कीट का नियंत्रण। इसकी रोकथाम के लिए सुबह और शाम को कपास की फसल में निगरानी करते रहें। खेत में फेरोमोन ट्रैप लगाएं, जिससे काफी हद तक इन कीड़ों की समस्या से निजात पा सकते हैं। कपास में लगे गुलाबी सुंडी कीड़े की रोकथाम के लिए 7 से 10 दिनों के अंतराल पर नीम से बने जैविक कीटनाशक का छिड़काव करते रहना चाहिए। जिस फूल और कली में कीट दिखाई दे, उसे तोड़कर नष्ट कर दे। यदि फसल में अधिक कीटों का प्रकोप हो जाए तो ऐसी दशा में कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर कीटनाशक दवा साइप्रोमेथ्रिन 10 EC 10 मिलीलीटर या डेल्टा मेथ्रिन 10 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके फसल को कीटों से होने वाले नुकसान से बचाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में पपीता की बागवानी बहुत से किसान करके अच्छी आय कमा रहे हैं। इसकी सबसे खास बात होती है कि ये कम समय में फल देने लगता है, क्योंकि पपीता की बागवानी से कम समय में अच्छी आय मिल जाती है। इसी लाभ को देखते हुए जो किसान पपीता की खेती करना चाहते हैं, तो ऐसे में अच्छा लाभ लेने के लिए उन्नत किस्मों का चयन कर इसकी खेती करें। तो आप किस प्रकार से करें पपीता की बागवानी, आइए पपीते की खेती के बारे में जानते हैं बागवानी विशेषज्ञ फिजा अहमद से। आप सभी लोगों को हम पपीते की वैज्ञानिक खेती करने के बारे में बताएंगे। और आजकल पपीते की कीमत भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है, क्योंकि लोग पपीता के खाने के बारे में बहुत अच्छी तरह जानकारी होगी, उनके पोषक तत्व के बारे में। पपीता पोषक तत्वों से भरपूर, अत्यंत स्वास्थ्यवर्धक, जल्दी तैयार होने वाला फल है। पपीते का पके तथा कच्चे रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका आर्थिक महत्व ताजे फलों के अतिरिक्त पपेन के कारण भी है, जिसका प्रयोग बहुत से औद्योगिक कामों में होता है। इसलिए पपीते की खेती की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हमारे देश का 5वां लोकप्रिय फल है। तो सबसे पहली है कि आपका ज़मीन का चुनाव करना चाहिए। ज़मीन का चुनाव ऐसी जगह करना चाहिए जहाँ की बरसात का पानी टिकता ना हो। अगर पपीते में 12 घंटा भी पानी अगर टिक जाएगा तो सारा पपीता का पौधा मर जाएगा। तो आप ऐसे जगह का चुनाव कीजिए जहाँ पानी न जमता हो। पौधे के चयन के लिए सबसे बढ़िया है कि आपकी कौन सी पपीता की वैरायटी लगाई जानी चाहिए। अभी जो चल रहा है वो चल रहा है रेड लेडी पपीता। उस पपीता की एक खासियत है कि उसका हर पौधा जो है वो उत्पादन देता है। ये ताइवान की वैरायटी है और ये मार्केट में उपलब्ध है। पूसा नन्हा का और पूसा डिलीशियस या पंत पपाया है, वो भी वैरायटी आप लगा सकते हैं पंतनगर से मंगवा करके। जब आप बीज का उत्पादन करें तो बीज का उत्पादन या तो आप कोकोपीट में कर सकते हैं, प्रोट्रे में कर सकते हैं, या गमले में आधा भाग मट्टी आधा भाग सड़ा हुआ गोबर मिला करके उसमें बीज डाल देंगे। और बीज डालने के बाद ऊपर से वो इंसेक्ट प्रूफ नेट लगाएंगे ताकि इंसेक्ट नए पौधों को इन्फेक्ट न कर सके। जब आप नर्सरी से पौधा ले जाएं तो एक बार उसमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलता है, चाहे वो कंटैक्ट हो या सिस्टमेटिक हो, पौधों पे छिड़क दें, तब फील्ड में ले जाएं ताकि वो रिप्लेंट का काम करेगा। जब इंसेक्ट आएगा तो पौधा पे बैठेगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जहर है, तो पौधा नहीं बैठेगा, तो वायरस भी ट्रांसफर नहीं होगा। पौध लगाने से पहले खेत की अच्छी तरह तैयारी करके खेत को समतल कर देना चाहिए ताकि पानी भर न सके। जब पौधे 20 से 25 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो पहले से तैयार किए गए पौधों को 2 से 3 की संख्या में प्रत्येक गड्ढे में 10 सेंटीमीटर के फासले पर लगा देते हैं। पौधे लगाने के बाद सिंचाई कर लेना चाहिए। अगर आपने पपीता लगाया है, ऊपर से बारिश हो जाती है, तो आप नालान बना करके पानी को तुरंत निकाल दें। पानी का जमना पपीते के लिए जहर के बराबर होता है। पपीता लगाने के लिए 1.5 मीटर से 2 मीटर के बीच की दूरी पौधे से पौधे और उसके रो से रो की दूरी होनी चाहिए। इस तरह से आप पपीता लगाइए। गड्ढे में आप जब गड्ढे खोद लें तो उसमें वर्मी कंपोस्ट आजकल उपलब्ध है सभी जगह। वर्मी कंपोस्ट करीब 2 से 3 किलो आप उसमें डाल दें और नीचे वाली मिट्टी को फेंक करके ऊपर वाली मिट्टी उस गड्ढे में डाल करके पपीता लगाएं। लगाते समय उसमें करीब 100 ग्राम DAP शुरुआत के दिनों में लगा दें। DAP का काम है जड़ों का विकास करना, इसलिए सबसे पहले DAP 100 ग्राम लगाते समय डाल दें ताकि पौधों का जड़ों का विकास अच्छी तरह से हो। पपीता जल्द फल देना शुरू कर देता है, इसलिए इसे अधिक उपजाऊ भूमि की जरूरत है। अच्छी फसल के लिए 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम फास्फोरस और 500 ग्राम पोटाश प्रति पौधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रतिवर्ष प्रत्येक पौधे को 15 से 25 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद, 1 किलोग्राम हड्डी का चूरा और 1 किलोग्राम नीम की खली की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हर महीना करीब 70 से 75 ग्राम यूरिया और करीब पोटाश जो है 100 ग्राम आप हर महीना उस पपीता में डालें। पोटाश का सबसे इम्पोर्टेंट है पपीता के लिए, क्योंकि पपीता ही एक ऐसा फल है जिसको पोटाश की बहुत रिक्वायरमेंट है। खाद की मात्रा 3 बराबर मात्रा में मार्च से अप्रैल, जुलाई से अगस्त और अक्टूबर महीने में देते हैं। दिसंबर से जनवरी माह में उर्वरक नहीं डालें, क्योंकि इस समय प्रदेश में तापमान काफी कम होता है और जाड़े में पौधों की वृद्धि रुक जाती है। पपीता में नियंत्रित परागण के अभाव होता है
एक ही किस्म में विभिन्नता पाई जाती है। इसलिए फूल आने से पहले नर और मादा पौधे का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसे में फूल आने के बाद केवल 10% नर पौधों को छोड़कर सभी नर पौधों को निकाल दें और उनकी जगह नए पौधे लगा दें। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो बीमारी जो है इसमें वायरस से लगता है। वायरस जब लग जाता है तो वो बहुत तेज़ी से फैलता है और वायरस लगने के बाद एक पौधे से दूसरे पौधे में जब ट्रांसफ़र होता है वो कीड़े के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है। तो हम लोगों को वायरस का कंट्रोल नहीं करना है, हम लोगों को कीड़े का कंट्रोल करना है। उसकी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग या खाद का प्रयोग और पानी का प्रयोग कैसे करना है उसकी सलाह जरूर ले लें। पपीते के पौधे के पास पानी के जमाव होने पर पौधे में गलन की बीमारी लग जाती है और पौधा मर जाता है। इसलिए पपीते के खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए और पौधे की जड़ के पास 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मिट्टी चढ़ा दें ताकि सिंचाई या वर्षा का पानी तने के संपर्क में ना आए। 60 से 80% तक जमीन में उपलब्ध मृदा नमी सिंचाई के लिए उपयुक्त पाई गई है। यदि लंबे समय तक पपीते के पौधे को पानी ना मिले तो पौधे की वृद्धि और विकास रुक जाता है। इसलिए समय पर सिंचाई करना भी जरूरी है। उसके बाद हर 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के इंटरवल पे आप इंसेक्टिसाइड का पपीते के पौधे पे प्रयोग कीजिए ताकि कीड़ा जो है वो मर जाए, वो आपके फील्ड को नुकसान न पहुंचा सके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में किसान गाय की विभिन्न नस्लों का पालन करके अच्छी आय कमाते हैं। आज हम आपको गाय की साहीवाल नस्ल के बारे में बताएंगे ताकि आप सही नस्ल की पहचान करके अच्छी आय कमा सकें। तो आप गाय की साहीवाल नस्ल की पहचान कैसे करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गुणानंद सिंह से। पशुपालन व डेयरी व्यवसाय में दुधारू पशुओं के दूध देने की क्षमता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसलिए गाय भैंस की खरीदारी करते समय कुछ विशेष जानकारी होने की जरूरत हो जाती है। अगर आप पशु खरीदने जा रहे हैं तो ध्यान दें, तिकोने आकार की गाय अधिक दुधारू होती है। ऐसी गाय की पहचान के लिए उनके सामने खड़े हो जाएं। इससे गाय का अगला हिस्सा पतला और पिछला हिस्सा चौड़ा दिखाई देगा। शरीर की तुलना में गाय के पैर और मुंह, माथे के बाल छोटे होने चाहिए। दुधारू पशु की चमड़ी चिकनी, पतली और चमकदार होनी चाहिए। आंखें चमकीली, स्पष्ट और दोष रहित होनी चाहिए। अयन पूर्ण, विकसित और बड़े होना चाहिए। थनों और अयन पर पाई जाने वाली दुग्ध शिराएं जितनी उभरी और टेढ़ी मेढ़ी होंगी, पशु उतना ही अधिक दुधारू होगा। दूध दोहन के उपरांत थन को पूरी तरह से सिकुड़ जाना चाहिए। चारों थनों का आकार और आपसी दूरी समान होनी चाहिए। जो टिपिकल लक्षण उसका जो शरीर का स्ट्रक्चर है वो खासकर गोल से लेकर लाल कलर की होती है साहीवाल गाय, और ये मध्यम साइज की होती है। साहीवाल का दूध का उत्पादन क्षमता जो है प्रथम बियान में 6 से लेकर 10 किलो तक रहता है। द्वितीय और तृतीय बियान में उसका मात्रा बढ़ जाता है, वो 8 से लेकर 12 से 14 लीटर दूध प्रति बियान देती है साहीवाल। इस गाय की विशेषता है कि इसका गहरा शरीर, ढीली चमड़ी, छोटा सिर और छोटे सींग होते हैं। इसका शरीर लंबा और मांसल होता है। साथ ही इसकी टांगे छोटी और पूंछ पतली होती है। इसके अलावा शरीर की खाल काफी चिकनी होती है। इनका रंग लाल और गहरा भूरा होता है। इसके नर का वजन 450 से 500 किलो और मादा गाय का वजन 300 से 400 किलो तक का होता है। इस गाय में 10 से 16 लीटर तक दूध देने की क्षमता होती है। यह अपने एक दुग्ध काल के दौरान औसतन 2270 लीटर दूध दे सकती है। इनके दूध में वसा की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। साहीवाल गाय विदेशी गाय की तुलना में दूध कम देती है, लेकिन इनका पालन कम लागत में किया जा सकता है। साहीवाल का शरीर मध्यम आकार के होने के कारण उस पर पोषण और विभिन्न आहार का जो भार होता है, जो उसमें जो लागत होता है आहार का, वो कम लगता है और उसके मात्रा में दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। साहीवाल गाय विभिन्न बीमारी के प्रति भी रेसिस्टेंस क्षमता उसके शरीर में सब ज़्यादा होता है, जिसके चलते वो बीमार कम पड़ती है। और ये हल्का वजन की गाय होती है, जिसको कि हैंडलिंग करने या उसको खान पान से लेके बाहर भीतर करने में पशुपालकों को आसानी होती है। दुधारू पशु को खरीदते समय लगातार 3 बार दोहन करके देख लें। साथ ही पशु आयु पर भी विशेष ध्यान दें। पशुओं की आयु कम से कम 10 से 12 साल की होनी है।
पशुओं से तीसरे और चौथे बयांत तक दुग्ध उत्पादन चरम सीमा पर रहता है, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घट जाता है। ऐसे में दुग्ध उत्पादन व्यवसाय के लिए 2 से 3 दांत वाले यानी कम आयु वाले पशु अधिक लाभकारी माने जाते हैं। साथ ही पशुओं की प्रजनन क्षमता पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस पर पशुओं का दूध उत्पादन निर्भर होता है। एक आदर्श दुधारू पशुओं के लिए हर साल एक बच्चा जरूरी है। ऐसे में आपको पशुओं की प्रजनन क्षमता की जानकारी भी लेनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मलसीसर, जिला चूरू के कृषक श्याम लाल ने। ये ऋषि मशरूम के उत्पादन तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो श्याम लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे मशरूम की बात करेंगे जिसमें काफ़ी औषधीय गुण रहता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है जिसे ऋषि के नाम से जाना जाता है या गैनोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। और काम शुरू करने से पहले मार्केट का भी आपको ध्यान रखना है। आपने अपने आसपास के और जगह पर इसकी मार्केट को टैप करना है। जैसे आपको मार्केट मिल जाएगा तब जाके आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ऋषि मशरूम, जिसे गैंड्रोमार के नाम से भी जाना जाता है, इसे वंडर मशरूम भी कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे खारा मशरूम है। ये लगभग 6 रंगों की होती है। ऋषि मशरूम का उत्पादन जो किसान भाई करना चाहते हैं वे किस तरह से करें जिससे अच्छा मुनाफा मिल सके, वह इस प्रकार से है। खेती करने के लिए इसकी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि ये कुछ पेड़ों का पैरासाइट भी है, कुछ पेड़ों को मार देता है। तो क्रॉप को जब फसल ले लेते हैं उसके बाद डिस्पोज करने से पहले बैगों को कमरे के अंदर ही ट्रीट करें, फॉर्मलिन से ट्रीट करें या ऐसी जगह पर इन जो बचे अवशेष है उसको जला दें ताकि ये बाहर ना फैल सकें और पेड़ों को नहीं मार सके। इसकी खेती आमतौर पर लकड़ी के बुरादे पे की जाती है, खासकर वो उन पेड़ों का बुरादा जिनके पत्ते चौड़े होते हैं। और जैसे कि इसका जो पोषाधार या सबस्ट्रेट कहते हैं उसको तैयार करने के लिए हम जैसे मान लीजिए 1 क्विंटल आपने बुरादा लिया लकड़ी का, उसमें 20% चोकर, 1% कैल्शियम कार्बोनेट और 0.5% जिप्सम मिला देते हैं। पहले तो सबस्ट्रेट को जो बुरादा है उसको अच्छी तरीके से भिगो देते हैं। भिगोने के बाद जो बाकी मटेरियल है उसको अच्छी तरह से मिलाकर 1.5 से 2 kg सबस्ट्रेट जो पोषाधार है पीपी बैग में भरते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट भरते हैं तो इसमें ऑटोक्लेव की दिक्कत आएगी, इसमें स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। और उसके बाद जब ऑटोक्लेव करेंगे, जब बैग ठंडे हो जाएंगे तो उसमें इसकी बिजाई की जाती है 3% के हिसाब से, क्योंकि इसमें टॉप लेयर से पानी की संभव हो पाता है। तो नॉर्मली एक बैग में 30 से 35 ग्राम बीज डालते हैं हम लोग। और बीज डालने के बाद इसको 24-25 डिग्री पर रखते हैं बीज फैलने के लिए। लगभग 40 से 45 दिन में इसमें बीज पूरी तरह से फैल जाता है। और जैसे ही बीज फैल जाएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग ऊपर से काट देते हैं। और कमरे का टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड और कमरे में नमी 80 से 85% रखते हैं। और 10 से 12 घंटे के लिए लगभग 1000 लक्स लाइट इसको देना पड़ता है। तो ये कंडीशन देने के 5-7 दिन के बाद इसमें छोटे छोटे पिनहेड्स बनने शुरू हो गए, जो आगे 5 से 7 दिन में आपके जो पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे फ्रूट बॉडीज। इस तरीके से आप लगभग 6 महीने तक 4 फ्लश ले सकते हैं और 45 से 50% इसकी बायोलॉजिकल एफिशिएंसी है। इस मशरूम को सुखाकर आप अच्छे पेट जार्स में स्टोर कर सकते हैं और जैसे ही मार्केट मिले या दूसरे फॉर्म में इसको मार्केट कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये मशरूम औषधि गुणों के कारण स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसीलिए आप बाजार मांग के अनुसार इसकी प्रजातियों का चयन करके उत्पादन करते हैं तो आपको इसका बाजार में अच्छा भाव मिलेगा, जिससे मुनाफा अधिक होगा। और
इसके भी कई किस्में हैं, लगभग 250 प्रजातियां हैं इसकी। लेकिन जो रेड कलर का या डार्क ब्राउन कलर का आएगा उसकी मांग मार्केट में ज़्यादा है। तो ये आपको देखना है कि आपने कौन सी प्रजाति का चयन करना है ताकि उसका मार्केट में आसानी से खपत हो सके। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatharajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।